Hello children, in this video I will explain that at the time of dissolution of partnership firm how the account will be prepared. So let's start the concept. First is accounting treatment. When the firm is dissolved, its books of account are to be closed and the profit or loss arising on realization of its assets and discharge of liabilities is to be computed. For this purpose, a realization account is prepared to ascertain that the net effect, profit or loss of realization of assets and payment of liabilities, which may be is transferred to partners' capital accounts in their profit sharing ratio. Hence, all assets other than cash in hand, bank balance, and fictitious assets, if any, and all external liabilities are transferred to this account. It also record it also records the sale of assets and payment of liabilities and realization expenses. The balance in this account is termed as profit or loss on realization, which is transferred to partners' capital account in their profit sharing ratio. So, when the firm has dissolved, if the firm has in losses, liabilities, over creditation, bank loans, in this situation the firm has decided that it will be dissolved. तो जब ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो वहाँ पर फर्म जो है वो डिसाइड करती है कि मुझे अपनी जो पार्टनरशिप है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और पार्टनरशिप के साथ साथ मुझे बिजनेस भी अपना जो है वो क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि मैं इन सब सिचुएशंस में हूँ। इसके बाद जब ऐसा होता है इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी क्लोज। जब हमारी फर्म बंद हो रही है, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, तो हमारी जितनी भी अकाउंट्स की बुक हैं वो भी क्लोज होंगी। एंड द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन रियलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज इज टू बी कंप्यूटेड। जब हम अपनी फर्म को बंद करेंगे, सपोज मेरा एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस में मुझे बहुत सारे लॉस हो रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बैंक लोन है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं और मुझे अपना बिजनेस बंद करना है। तो क्या हम बिजनेस को बंद करेंगे? ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया, उसके लिए हमने आपस में कंसर्न भी कर लिया अपने पार्टनर्स के साथ। तो क्या हम अपने बिजनेस को ऐसे ही ताला लगा करके चले जाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, तो अब हमें अगर कुछ नया करना है, सपोज मुझे एक बिजनेस में लॉस हुआ, मुझे वो बिजनेस बंद करना है और दूसरा कोई बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट करना है, तो दूसरे बिजनेस के लिए तो हमें पैसा चाहिए। तो इसका मतलब जो बिजनेस हम बंद कर रहे हैं उन बिजनेस के अंदर जो भी हमारी एसेट्स हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, इक्विपमेंट्स हैं, आपके बिल्डिंग है, तो इन सब एसेट्स को हम क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। मतलब उन एसेट्स को हम बेचने की कोशिश करेंगे। जब हम उन एसेट्स को सेल करेंगे तो वहाँ से वो जो एसेट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी कैश। तो हमें कैश पैसा हमें मिल जाएगा, जिस कैश को हम फिर से क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और नए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सपोज हमारे पास अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, अगर मुझे बिजनेस को, जो मेरा बिजनेस है उसको बंद करने का रीज़न था कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर लाइबिलिटीज़ थी, तो इसका मतलब मुझे अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उनको पे करना है। उस लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा चाहिए। तो उस पैसे को अरेंज हम कहाँ से करेंगे, जब हम अपनी एसेट्स को सोल्ड करेंगे। कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रियलाइजेशन में, जब हम रियलाइजेशन होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, कि जब डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस टाइम पर हम अपनी सारी एसेट्स को रिलीज करेंगे, सोल्ड करेंगे, बेचेंगे और उससे जो भी पैसा इन कैश हमें मिलेगा उस पैसे से हम अपनी जो क्रेडिटेशन है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, हम उनको पे ऑफ करते चले जाएंगे। तो इसी तरह से बताया जा रहा है व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, कि जब फर्म बंद हो रही है इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी क्लोज, तो साथ साथ उसकी बुक्स जो हैं वो भी बंद हो जाएंगी। एंड द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन रियलाइजेशन ऑफ इट्स एसेट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज इज टू बी कंप्यूटेड, कि अब वहाँ पर जब हम अपनी लाइबिलिटी, जो हमारी एसेट्स हैं, हम उनको रिलीज कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, उनको बेचने के बाद अगर पैसा हमारे पास बचता है ज़्यादा तो उससे हम प्रॉफिट लॉस में बांट देंगे और जो हमारे पार्टनर्स हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर दिस पर्पज अ रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इस पर्पज के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं टू असरटेन द नेट इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस, कि रियलाइजेशन के टाइम पर जो भी हमारी एसेट्स जा रही हैं उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास
प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, जो हमारी एसेट्स हैं वो हमें प्रॉफिट दे रही हैं या हमें उनसे लॉस हो रहा है। ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, तो जो हमारी एसेट्स हैं उनको हम रिलीज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और वो पैसे जो हमें मिल रहे हैं उससे हम अपनी लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, विच मे बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सपोज आपकी, कल मैंने बताया था कि सपोज मेरी बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है। अब मैं अपनी फर्म को बंद कर रही हूँ या मैं कोई बिल्डिंग बेच रही हूँ या लैंड बेच रही हूँ, तो अगर मेरी ये लैंड 1 लाख रुपए की है और मेरे ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं वो 80,000 की है, तो इसका मतलब 80,000 में हमें अब 20,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, उस 20,000 रुपये को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वहाँ पर लॉस होगा तो वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हिंस ऑल एसेट्स अदर देन कैश, इस टाइम पर जब हम रिलीज कर रहे हैं अपनी एसेट्स को, तो वहाँ पर हम जो कैश है उसको ऐड नहीं करेंगे। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एंड फिक्सिशियस एसेट, इन सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन के टाइम पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें तो पैसा चाहिए, कैश हमें चाहिए, बैंक बैलेंस हमारे पास होना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एसेट्स हैं हम अपनी एसेट्स को रिलीज कर रहे हैं। जो हमारे पास एसेट्स हैं, मशीन, फर्नीचर, ये सब एसेट्स हैं, हम इनको बेच रहे हैं और इनको बेचने के बदले में हम जो कैश है उसको अरेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले जो अपनी एसेट्स हैं उनको रिलीज करेंगे और कैश को अरेंज करेंगे। तो हम अपनी जो कैश में जब बैंक बैलेंस है उनको हम टच नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ रियल पार्टनरशिप फर्म, इफ एनी, एंड ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। तो इसका मतलब जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उन एसेट्स में हमारे पास कैश और बैंक और कोई भी फिक्सिशियस एसेट्स नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं जो हमें पे करनी है वो सारी इस अकाउंट में मेंशन होंगी। इट ऑल्सो रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स, इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि जो हमारी एसेट्स हैं वो हमने कैसे सेल की, कितने की सेल की, एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, तो हम अपनी सारी एसेट्स को सेल करेंगे और अपनी पेमेंट जो लायबिलिटीज़ है उसकी पेमेंट करते रहेंगे। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसके साथ साथ हम अब इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करेंगे कि सपोज मैंने अगर किसी को कहा कि भाई हमारी बिल्डिंग को सेल करवाना है, तो उसने कहा कि ठीक है, इसके बदले में मैं आपसे 2,000 रुपीज़ एज अ कमीशन या इंटरेस्ट मैं कुछ ऐसा आपसे लूँगा। तो इसका मतलब जो भी उसने आपके लिए काम किया है उसके लिए वो उसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो अब वो भी आपको वहाँ पर पे करना है। द बैलेंस इन दिस अकाउंट इज टर्म एज प्रॉफिट और लॉस on realization which is transferred to partners capital account in their profit sharing ratio at the time of when we prepare realization account, that time if the firm has in a profit get the profit, that time the partners has getting, तो पार्टनर्स को वहाँ पर वो मिल जाएगा और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, जैसा हमने आज तक डिस्ट्रीब्यूट किया है हर चीज़ को। सो in this question, one meaning has different. Fictitious asset. Fictitious asset means expenses or losses that are not written off. कुछ ऐसे खर्चे या कुछ ऐसे नुकसान जो हम रिटर्न ऑफ नहीं करते ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ ऑकरेंस, कि जब हम अपने अकाउंटिंग पीरियड में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अब हमने आज तो खर्चा कर दिया है तो लॉन्ग टाइम, आज नहीं लेकिन आने वाले टाइम में हमें इनसे प्रॉफिट होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर फिक्सिशियस एसेट। तो इन सभी तरह की एसेट्स को हम फिक्सिशियस एसेट कहते हैं। सपोज एग्जाम्पल इज डिस्काउंट्स ऑन इशू ऑफ शेयर, कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो वहाँ पर जो कस्टमर्स है वो उनको डिस्काउंट करती है, तो डिस्काउंट अगर वो उनको करती है तो धीरे धीरे उस डिस्काउंट का उसको आने वाले टाइम में प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारे सेकंड पार्ट का एक टॉपिक है, वहाँ हम इसको ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है और हम अपना जो रियलाइजेशन अकाउंट को किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट हमारी एक बैलेंस शीट की तरह ही काम करेगा। इसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, जितनी भी फर्म के पास एसेट्स हैं
उन सब एसेट्स को आपको यहाँ पर इकट्ठा करना है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेप्टर्स, कैश एंड बैंक, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यहाँ पर कैश और बैंक को हम यूज करेंगे अपने लायबिलिटीज को पे करने के लिए। कैश बैंक, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। कैश और बैंक ऐसा जो पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की, कुछ लायबिलिटीज हमारे ऊपर ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम टाइम टू टाइम रिकॉर्ड नहीं करते, तो ऐसी लायबिलिटीज को पे करने के लिए हम अपने कैश और बैंक को यूज करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अज्यूम बाय द पार्टनर्स, कि कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होती है, उन सबको हम लिखेंगे। प्रॉफिट, अगर इधर डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, provision for doubtful debts, cash bank, sale of assets, partners capital account, assets taken by the partner, loss है तो transfer to partners capital account in their profit sharing ratio. This is the format. Next is, this is the example. Supriya and Monica are partners. इस क्वेश्चन में सुप्रिया और मोनिका दो पार्टनर हैं। हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यहाँ पर दोनों अपना जो प्रॉफिट है उसको वो 3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में बांटते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2017। बैलेंस शीट ऑफ सुप्रिया एंड मोनिका एज ऑन मार्च 31, 2017। लायबिलिटीज आर सुप्रिया कैपिटल, Monica capital, sundry creditor, reserve fund. These are the liabilities. Assets, cash and bank 40,500, stock 7,500, sundry debtors 21,500, less provision for doubtful debts, already has less 500. So now the sundry debtors 21,000. Fixed assets 36,500. The firm has dissolved on March 31st, 2017. तो यहाँ पर जो फर्म है वो बंद हो रही है। डेप्टर्स रिलीज, फर्म जो है बंद हो रही है, और बंद होने के साथ साथ क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ जो फर्म है वो अपनी जो बुक्स हैं उनको भी क्लोज कर रही है। डेप्टर्स रिलीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब जो यहाँ पर हमारे डिस्काउंट डेप्टर्स हैं उन्हें हमने 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है। स्टॉक रिलीज एट ₹7,000। जो स्टॉक है, स्टॉक को हमने 7,000 रुपीज़ में क्या किया है, वहाँ पर रिलीज़ किया है। फिक्स एसेट रिलीज एट ₹42,000। फिक्स एसेट्स को रिलीज़ किया है वहाँ पर 42,000। इसका मतलब है कि रिलीज़ कि हमने स्टॉक को बेचा तो हमें 7,000 रुपये की वसूली हुई, 7,000 रुपये मिले। जब हमने फिक्स एसेट्स को बेचा तो हमें 42,000 मिले। अब यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी चीज़ें हमने बेची उन पर जो हमारा खर्चा हुआ वो है 1,500 रुपये। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, जो भी हमारे क्रेडिटर्स थे, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर्स 48,000, यहाँ पर एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल। इसका मतलब जो क्रेडिटर्स हमारे पास 48,000 के थे उन क्रेडिटर्स को हमने 48,000 फुल अमाउंट दी और अपने क्रेडिटर्स से अपनी लायबिलिटीज को छुड़ा लिया। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, नेसेसरी लेजर अकाउंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क। यहाँ पर जो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है ये 6 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट को या कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है जहाँ पर बताया गया है कि सुप्रिया और मोनिका दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब वहाँ पर उन फर्म को डिसॉल्व करने की वहाँ पर बात कर रहे हैं और फर्म को बंद कर रहे हैं, और फर्म को बंद करने के साथ साथ ये बैलेंस शीट है और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है जिसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, नेसेसरी लेजर अकाउंट, और उसके साथ साथ हमें लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करने। सो लेट्स स्टार्ट द अकाउंट। बुक्स ऑफ सुप्रिया एंड मोनिका रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर हम अपनी जो बुक्स हैं सुप्रिया की और मोनिका की उसके लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब हम फॉर्मेट की बात करें तो डेबिट साइड में जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो यूज़ होंगी। जब हम क्रेडिट में करेंगे तो क्रेडिट में हमारी सारी लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एसेट्स हैं, एसेट्स ट्रांसफर्ड। अब हमने एसेट्स ट्रांसफर्ड करनी शुरू की है। स्टॉक 7,500। अब हम अपने फॉर्मेट में क्वेश्चन में देखते हैं कि स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑल्सो 7,500। तो स्टॉक पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू है एसेट्स की, वो एसेट्स स्टॉक 7,500। सन्ड्री डेप्टर ऑल्सो 21,000।
21,500, तो 21,500 का हमारा डेप्टर। फिक्स एसेट्स 36,500, फिक्स एसेट 36,500। बैंक में हमारे बैंक कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स हमारे पास है 48,000, क्रेडिटर्स सेम वैल्यू 48,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे पास है यहाँ पर 1500, रियलाइजेशन अकाउंट 1500। अब यहाँ पर हमने अपनी रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी हमारे पास एसेट्स थी, हमने उन सभी एसेट्स की जो रियल वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज़ को पे करना शुरू करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो भी हमारे प्रोविज़न डाउटफुल डेब्ट्स थे 500 के, हमने उसको पे कर दिया 500। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास 48,000 के थे, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, कि जो क्रेडिटर्स हैं 48,000 के, उनको हमने 48,000 की अमाउंट जो है वो पे की है, फुल सेटलमेंट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है अब बैंक से हम दे रहे हैं पैसा, डेप्टर्स हमारे पास है 20,425। यहाँ पर जो आपके पास डेप्टर्स हैं उस पर आप 5% का डिस्काउंट लगाएंगे, तो आपके पास रिमेन अमाउंट हो जाएगी डेप्टर्स की। इसका मतलब कि डेप्टर्स से आपको 21,500 रुपीज़ जो है वो मिलने थे, लेकिन 500 का आपने डाउटफुल डेप्ट्स हो गया, अब वहाँ पर 21,000 आपको मिलने हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 21,000 में से भी आपने क्या किया, 5% का डेप्टर्स को और डिस्काउंट दिया है। तो वहाँ पर 21,000 में से 5% का डिस्काउंट जब माइनस हो जाएगा, तो ये आपकी 20,425 की वैल्यू रिमेन